नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 1 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। तीनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इंडियन पॉलिटिक्स में हीरो वर्शिप। तमिलनाडु में एक हादसा हो गया, भगदड़ मच गई। जो एक्टर विजय है ना, अभी पॉलिटिक्स में उन्होंने एंट्री ली है, तो उनकी रैली में उनको देखने के लिए इतने सारे लोग आए थे, भगदड़ मच गई, 41 लोगों की जान चली गई। तो हीरो वर्शिपिंग होती है हमारे देश में। फोकस देखो तमिलनाडु पे है, लेकिन पॉइंट्स पूरे देश के लिए एप्लीकेबल हैं। तो डिटेल से इस इशू को हम डिस्कस करेंगे, क्यों होती है हीरो वर्शिपिंग, वो सारी चीज़ें। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डुगोंग कंजर्वेशन से संबंधित। डुगोंग जिन्हें सी काउ कहा जाता है, अब सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है इनको कंजर्व करने में। क्या क्या हुआ है, पूरी केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे गजा पीस प्लान के बारे में। ट्रंप लेके आए हैं 21 पॉइंट्स का ये गजा पीस प्लान, तो क्या ये सफल होगा, सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अपनी आज की डिस्कशन में जो फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो देखो हीरो वर्शिपिंग से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 सोसाइटी और जीएस पेपर 2 में पार्टी की इंटरनल फंक्शनिंग और जीएस पेपर 4 एथिक्स से भी इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इस आर्टिकल में ना चापलूसी जैसी वैल्यूज का जिक्र है। देखो वैसे ये जो आर्टिकल है ना, ये फोकस करता है तमिलनाडु पर, लेकिन आपको पता है हीरो वर्शिप तो अपने पूरे देश में है, तो पॉइंट एप्लीकेबल होंगे पूरे देश में। लेकिन वैसे स्पेसिफिक फोकस करता है ये आर्टिकल तमिलनाडु पर। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है, करूर में ना एक दुखद हादसा हो गया। तमिलनाडु में एक जगह है करूर, वहां पे ना विजय एक एक्टर है, बहुत फेमस एक्टर है तमिलनाडु के। अब ये पॉलिटिक्स में भी एंटर कर गए हैं, तो इनको देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए। इनकी एक झलक पाने के लिए इतने सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए, दिख भी नहीं रहे थे, बहुत दूर से लोग इनको देख रहे थे। यही तो हीरो वर्शिपिंग है कि लोग किसी पर्सन को, किसी इंसान को देखने के लिए, अपनी जान पर देखने के लिए आते हैं। और फिर हादसा हो गया, भगदड़ मच गई, 41 लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं बच्चे दोनों शामिल हैं। तो ये जो घटना है ना, ये देखो हीरो वर्शिप की डिबेट को फिर से वापस ले आई है। आर्टिकल सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि हीरो को वर्शिप करने वाली जो परंपरा है, क्या आज के समय में आई है, जब से ये मोबाइल फोन वगैरह आए हैं, जब से ये शॉर्ट्स का जमाना आया है, तब से क्या ये परंपरा आई है? आंसर है नो। नो। देखो पुराने समय में ना, तमिल कल्चर में पुराने समय में भी हीरो को वर्शिप करने वाला कल्चर था। पहले ना 2 तरह के हीरोज हुआ करते थे। एक तो फोक हीरोज। फोक हीरोज मतलब ऐसे लोग जो अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, जमींदारों के खिलाफ लड़ गया, कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, तो पूरी कम्युनिटी में फिर उसकी जो इज्जत है वो बढ़ जाती है, वो बन जाता है हीरो। तो ये होते हैं फोक हीरो। पॉइंट समझ गए ना? ये लोकल हीरोज हुआ करते थे, फोक हीरोज। जैसे किसी इंसान ने ना अपने गांव को शेर से बचा लिया, वो बन गया हीरो। दूसरा राजा महाराजा, जैसे चोला एम्पायर के राजा हैं, राजराजा 1, तो इस टाइप के थे वो दूसरे हीरो, राजा महाराजा। अब जो ये हीरो थे, इन पे बनते थे गाने, इन पे लिखी जाती थी पोएम्स, और इवन हीरो स्टोन्स भी। हीरो स्टोन भी मतलब जो मेमोरियल पत्थर, मतलब योद्धा लड़ाई में शहीद हो जाते थे और उनकी याद में पत्थर पे उनकी स्टोरी लिखी जाती थी, तो ये होते थे हीरो स्टोन्स। तो ये कल्चर बहुत पुराना है। अब आप लोग बोलोगे सर, अगर हीरो वर्शिपिंग का कल्चर इतना पुराना है तो फिर नया क्या है? ये तो काफी समय से परंपराएं चल रही है ना। फर्क देखो है, फर्क ये है, एंशियंट ईरा से जो हीरो वर्शिपिंग होती थी ना, वो ऑर्गेनिक होती थी। ऑर्गेनिक मतलब वो अपने आप से होती थी। वहां उस समय जो कवि होते थे वो अपने आप हीरो को सेलिब्रेट करने के लिए उनके लिए लाइंस लिखा करते थे, स्टोरी सुनाया करते थे। वो जानबूझ के नहीं किया गया था, वो नेचुरल फेनोमेनन था।
कम्युनिटी की वैलिडेशन होती थी हीरोज को, और मेरिट के बेसिस पे हीरोज को सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन आज ना दिक्कत ये है, ये आर्टिफिशियल ढंग से चलता है। मतलब एक एक्टर को, पॉलिटिशियन की ना लार्जर देन लाइफ इमेज दिखाई जाती है जानबूझ के। मतलब अपने पॉलिटिशियन को, अपने एक्टर को सुपर हीरो साबित करने की कोशिश की जाती है ताकि उस हीरो के ज्यादा से ज्यादा फैन बने, और ये आर्टिफिशियल ढंग से होता है। इसके लिए पीआर कैंपेन चलता है, पब्लिक रिलेशन कैंपेन चलता है, मास लेवल पे प्रोपगेंडा स्प्रेड किया जाता है, ब्रांडिंग की जाती है, फैन क्लब होते हैं हीरोज के, एक्टर एक्ट्रेसेस के, और वोट बैंक डेवलप करने के लिए सारा काम किया जाता है। मतलब समझ गए, एंशिएंट ईरा में जो हीरो वर्शिपिंग होती थी ना, वो नेचुरल थी, अपने आप होती थी, कोई पीआर वगैरह नहीं चलता था, आर्टिफिशियल नहीं थी। अब जो होता है ना, वो कृत्रिम ढंग से होता है, वो जानबूझ के किया जाता है इस चीज का फायदा उठाने के लिए। अभी जो लार्जर देन लाइफ इमेज दिखाई जाती है वो मैन्युफैक्चर्ड होती है। समझ गए? कैसे की जाती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होना स्टार्ट हुआ तमिलनाडु में, पहले उसके रूट्स जान लीजिए। इसके रूट्स है द्रविडियन मूवमेंट में। इसके रूट्स कहां से है? द्रविडियन मूवमेंट में। द्रविडियन मूवमेंट आपको याद होगा, आजादी के समय जो पेरियार थे उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो देखो, द्रविडियन मूवमेंट थी ना, ये ब्राह्मण्स के खिलाफ थी, ब्राह्मण्स की डोमिनेंस के खिलाफ थी। तो द्रविडियन मूवमेंट के ना दो बेसिक प्रिंसिपल्स थे। पहला रैशनलिज्म, मतलब तर्कवाद, आप जो भी चीजें सोचो एक्सेप्ट करो तर्क के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे एक्सेप्ट करो। दूसरा एथिज्म, एथिज्म मतलब नास्तिकता, समझ गए? मतलब भगवान में विश्वास ना करना। तो पेरियार की जो सोच थी ना, उन्होंने जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई, वहां से ये दो प्रिंसिपल्स निकल के आए द्रविडियन मूवमेंट के। और इसी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से निकली एक पार्टी जिसका नाम था डीएमके। तमिल नाम तो कुछ वैसे है जैसे द्रविड़ा मुनेत्रा कजगाम, लेकिन शॉर्टकट में आपको याद होगा डीएमके पार्टी। तो अब देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के दो प्रिंसिपल्स कौन से बताए? रैशनलिज्म और एथिज्म, मतलब लॉजिक पे बात करो और भगवान को मत मानो। लेकिन वो डीएमके पार्टी जो इसी मूवमेंट से निकली, इसी पार्टी ने ना किसी इंसान को भगवान बना दिया। डीएमके पार्टी के जो लीडर्स थे ना बाद में, जैसे एमजीआर थे, एमजीआर को डीएमके पार्टी ने जानबूझ के भगवान का दर्जा दिलवा दिया। मतलब इतना ज्यादा प्रोपगेंडा उनके पक्ष में स्प्रेड किया गया था कि इनकी जो इमेज है ना तमिलनाडु में भगवान जैसी बन गई थी, गॉड के बराबर बन गई थी। और वहां पे ना फर्क ही खत्म हो गया। तमिलनाडु में फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस के बीच में फर्क खत्म हो गया। इनको डेमी गॉड बना दिया गया, मतलब अर्ध देवता, इतनी लार्जर देन लाइफ इमेज। और ये ऐसा नहीं कि अपने आप हो गया, ये जानबूझ के किया गया था। क्योंकि देखो 1950s 60s का समय था, उस समय लिटरेसी काफी ज्यादा कम थी, लेकिन सिनेमा की रीच ज्यादा थी। तो डीएमके पार्टी को लगा कि देखो सिनेमा एक विजुअल मीडियम है, इसकी सहायता से हम इवन कम पढ़े लिखे लोगों तक भी पहुंच सकते हैं। तो ना उस समय मूवीज में जो डायलॉग्स होते थे ना, गाने होते थे, उनमें सोशल मैसेज छुपा होता था। सोशल मैसेज छुपा होता था क्योंकि ये जो पार्टी थी 1950s 60s का समय आप याद करो कैसा टाइम था। उस समय तमिल कल्चर के लिए असर्शन चल रहा था, ब्राह्मण्स की डोमिनेशन के खिलाफ इनका मूवमेंट चल रहा था। फिर 60s में एंटी हिंदी मूवमेंट चला था। तो ये सब चीजें वहां चल रही थी और देश नया नया आजाद हुआ था, इनइक्वालिटी काफी ज्यादा थी, गरीबी काफी ज्यादा थी। तो उस समय ना फिर जो मूवीज रिलीज होती थी उनके गानों में, उनके डायलॉग्स में सोशल मैसेज छिपे होते थे और डीएमके पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने की कोशिश करती थी मूवीज के थ्रू। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है, मूवी का नाम है पराशक्ति, 1952 में आई थी। स्क्रिप्ट करुणानिधि ने लिखी थी और शिवाजी गणेशन एक्टर थे, इसमें स्टार थे। लेकिन देखो इसके बाद राइटर बोलते हैं एमजीआर जितने ज्यादा फेमस हुए ना, मतलब एमजीआर एक्टर थे, हीरो थे, ये पॉलिटिशियन के रूप में जितने ज्यादा सफल हुए ना उतना कोई नहीं हुआ। और पहले ये डीएमके पार्टी के थे। लेकिन एक फेमस स्टोरी है ना
कि डीएमके पार्टी ने फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया। मतलब एक ऐसा मॉन्स्टर, ऐसा भूत जो क्रिएटर को ही खा गया। मतलब डीएमके पार्टी ने एमजीआर को क्रिएट किया था इनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए, और बाद में एमजीआर ने डीएमके पार्टी को ही खत्म कर दिया। एमजीआर ने अपनी एक अलग से पार्टी बना ली, एआईडीएमके। एआईडीएमके अलग से इन्होंने अपनी पार्टी बना ली, और जीते जी ये 10 साल तक लगातार सत्ता में रहे। और जब तक ये सत्ता में रहे, डीएमके सत्ता से कोसों दूर रही, मतलब खत्म सी हो गई थी। और इनको बनाया डीएमके पार्टी नहीं था, इनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए। लेकिन एमजीआर इतना ज्यादा हिट क्यों हुए? देखो, उसके रीजंस हैं। सबसे पहले एमजीआर ने जो मूवीज की थी ना, वो मूवीज देखो ज्यादातर ऐसी थी, रॉबिन हुड टाइप की थी। गरीबों का मसीहा, जो लोग कमजोर हैं उनको बचाने वाला। कभी भी उन्होंने विलेन का किरदार नहीं किया। उनकी सारी की सारी मूवीज ऐसे थी कि वो बचाते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, कमजोरों के लिए काम करते हैं, इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए काम करते हैं। और इवन देखो, उन्होंने रियल लाइफ में भी फिलैंथ्रोपी और ये सब करवाया। मतलब ऑफ स्क्रीन उन्होंने अपनी इमेज को और मजबूत किया, दान वगैरह देके, गरीबों के लिए काम करके। तो धीरे धीरे उनकी जो इमेज थी ना, वो लार्जर देन लाइफ बन गई, बहुत बड़ी हो गई उनकी इमेज। हालांकि देखो, एमजीआर ने जब डीएमके पार्टी छोड़ दी और अलग से अपनी पार्टी बना ली, एआईडीएमके, तो एमजीआर को लगा कि यार अब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने ना अपने काउंटर स्टार क्रिएट करने की कोशिश की। जैसे करुणानिधि के बेटे थे, उनको पॉलिटिक्स में एंट्री दिलवाई। मतलब उनको पहले स्टार बनाने की कोशिश की मूवीज के थ्रू, और बाद में उनकी पॉलिटिक्स में एंटर करवाई, लेकिन वो हिट नहीं हुए। फिर करुणानिधि के पोते, वो भी पहले फिल्मों में आए और फिर राजनीति में। कहने का मतलब ये है, जब एमजीआर ने डीएमके को छोड़ दिया तो डीएमके को लगा यार अब हमारे पास स्टार पावर तो है नहीं, एमजीआर दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो अब हमारे पास स्टार पावर, नए स्टार हम क्रिएट करेंगे। तो करुणानिधि ने अपने बेटे को, बाद में पोतों को स्टार क्रिएट करने की कोशिश की, ताकि एमजीआर जैसी पॉपुलैरिटी हासिल की जा सके। फिर राइटर बोलते हैं एमजीआर के बाद में ना दूसरे स्टार्स ने भी पॉलिटिक्स में एंट्री ली। करुणानिधि का तो मैंने एग्जांपल दे दिया, उन्होंने अपने बेटे और पोते की एंट्री करवाई। एमजीआर के बाद आप देखो विजयकांत राजनीति में आए। रजनीकांत का बहुत मन था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने अनाउंसमेंट की थी पॉलिटिक्स में आने की, लेकिन बाद में वो पीछे हट गए। विजयकांत आए, थोड़ा बहुत चले शुरू में, लेकिन बाद में फेड हो गए। कमल हसन जो फेमस तमिल एक्टर हैं, वो भी आए, लेकिन उनकी पार्टी ज्यादा चल नहीं इसकी। तो सबसे ज्यादा जो फेमस हुए वो एमजीआर ही हुए। इवन जयललिता एमजीआर की सक्सेसर थी एआईडीएमके पार्टी में, वो भी एमजीआर के सामने हीरोइन हुआ करती थी किसी समय में। और एमजीआर की डेथ के बाद में सत्ता उनके पास में आ गई, जयललिता के पास में। और यहां पे देखो, क्यों बोल रहा हूं ये सिस्टमेटिक ढंग से ऐसा किया गया। करुणानिधि को ना तमिल पॉलिटिक्स में टाइटल दिया गया चोला किंग, क्योंकि चोला साम्राज्य मेडिवल इरा में आपको पता है कितना महान माना जाता है। तो रिलेट करवाने की कोशिश की जाती है आम जनता को कि आज के नेता भी वैसे ही हैं जैसे उस समय में चोला किंग हुआ करते थे। एमजीआर को टाइटल दिया गया परिवल्लई, मतलब जो दिलों पे राज करता है। जयललिता को टाइटल दिया गया, ये तमिल नाम है, आप देख लीजिए, लास्ट में अम्मा है, मतलब मदर का टाइटल दिया गया, गोडेस का टाइटल दिया गया। तो ये जानबूझ के दिया जाता है। और कैसे बहुत बड़ी इमेज क्रिएट कर दी जाती है, कैसे हीरो वर्शिपिंग स्टार्ट की जाती है। बड़े बड़े कटआउट, सुपरमैन टाइप के बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े बड़े कटआउट लगाए जाते हैं हीरोज के और पॉलिटिशियंस के। फिर मिल्क अभिषेकम, दूध से उनका मिल्क अभिषेक किया जाता है। लीडर की डेथ के बाद में सुसाइड्स कर लेते हैं बहुत से लोग। मैं पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही, जयललिता की डेथ के बाद में ना 470 लोग मारे गए थे। अब पढ़ा तो मैंने शायद विकिपीडिया पे था, अब कितना ऑथेंटिक डेटा है आप एक बार देख लीजिए, लेकिन ऐसा होता है। एमजीआर की डेथ के बाद में भी बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया था, अपने लीडर को मरता वो देख नहीं इसके, मतलब कईयों को कार्डियक अरेस्ट हो गया, एकदम से शोक लगा। और एक चीज आपने देखी है, जैसे जयललिता के टाइम पे आपने देखा होगा, इनकी बड़ी बड़ी इमेज होती है ना, जैसे जयललिता की, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं ना उनके सामने बिल्कुल लेट जाते हैं,
उनको नमस्ते करने के लिए, समझ रहे हो, जैसे जमीन पे पूरा लेट गए उनको नमस्ते करने के लिए, नतमस्तक हो गए पूरी तरह से उनके पैरों में, जिनकी इमेज बड़ी है। आपको याद होगा जयललिता के समय सारे बाकी मिनिस्टर्स, उनकी कोई औकात ही नहीं थी, वो बिल्कुल जयललिता के पैरों में गिरे रहते थे। और यही तो डेमोक्रेसी को नुकसान होता है। एक्चुअली में देखो डेमोक्रेसी को कैसे नुकसान होता है। डेमोक्रेसी में हम क्या चाहते हैं, डिबेट हो, डिस्कशन हो, क्रिटिसिज्म हो, ये सब हम चाहते हैं ना डेमोक्रेसी में। लेकिन जब देखो एमजीआर जैसे लोग, जयललिता जैसे लोग जब सीएम बन जाते हैं तो इनके सामने क्या ही कोई डिबेट करेगा, इनको क्या ही कोई क्रिटिसाइज करेगा इनको, क्योंकि इनको जब भी कोई क्रिटिसाइज करेगा उसको गद्दार बोल दिया जाएगा, गद्दार, एंटी पार्टी, और इसको लॉयल्टी से जोड़ के देखा जाएगा कि तुम लॉयल नहीं हो उसके प्रति। मतलब समझ रहे हो, जो फैंस है ना वो अपने आप डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे अपने नेता को। डिस्कशन पॉलिसी पे नहीं होगी, कभी भी पॉलिसी मेकिंग पे, डिस्कोर्स पे डिस्कशन होगी नहीं। बस लीडर्स क्या करेंगे, ऐसे लीडर्स क्या करते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, इमोशनली मैनिपुलेशन होता है, सब्सटेंस नहीं होता स्पीचेस में, किया क्या है, डेटा के बेस पे बात नहीं होती, फिगर्स के बेस पे बात नहीं होती, तो ये सब होता है फिर। और चूंकि देखो आप किसी पॉलिटिशियन की हीरो वर्शिप कर रहे हो तो उसका जो परिवार है वो भी आपके लिए मेन हो गया। अब जैसे स्टालिन है, मान लीजिए स्टालिन के जो बेटे हैं वो इनके सक्सेसर होंगे, तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स भी आगे बढ़ती है हीरो वर्शिपिंग की वजह से। इंडिविजुअल्स की जो मेरिट है वो गायब हो जाती है, ये पॉइंट है। अंबेडकर साहब ने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि रिलीजन में अगर भक्ति की जाती है ना तो कोई बात नहीं, इससे आत्मा को मुक्ति मिलती है, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर किसी की भक्ति आप करोगे तो इवेंचुअली देखो फिर डिक्टेटरशिप आएगी और डेमोक्रेसी इससे बर्बाद होगी। ये बात अंबेडकर ने बोली थी, क्योंकि अंबेडकर ने उस समय देख लिया था कि किस प्रकार से हिटलर की भक्ति की गई, जर्मनी में मसूलनी की भक्ति की गई, इटली में, तो उन्होंने देख लिया था कि कैसे इन लोगों की भक्ति की गई, इन्होंने डेमोक्रेसी को पूरा बर्बाद कर दिया और इनकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो वो पूरी तरह से खिलाफ थे, वो चाहते थे, अंबेडकर चाहते थे किसी भी प्रकार से हमारे देश की डेमोक्रेसी में, हमारे देश की पॉलिटिक्स में हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल है। अब इनकी पर्सनैलिटी को ना कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के तौर पे दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा कैपेबल हैं। बाद में देखो जब इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा चुनाव कैंपेन घूमता है तो फिर पॉलिसीज पे कब बात हुई, देश की इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, एजुकेशन कितना इंप्रूव हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, उन सब चीजों पे बात ही नहीं होती। फिर ये दिक्कत है। तो तमिलनाडु पे फोकस था, लेकिन पॉइंट्स जो हैं पूरे भारत के लिए एप्लीकेबल हैं। इमीडिएट स्टेप्स क्या होने चाहिए इस प्रकार से क्राइसिस से निपटने के लिए, क्राउड सेफ्टी रूल्स एंड लायबिलिटी, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होनी चाहिए, रैली में कितने लोग आ सकते हैं, मीडिया पॉलिटिशियंस को, एक्टर्स को ग्लोरीफाई करके, सेंसेशनल करके ना दिखाए, और मीडियम लॉन्ग टर्म क्या सजेशंस दिए जाते हैं, सिविक एजुकेशन दी जाए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाए, स्कूल से ही दिखाया जाए, बच्चों को बताया जाए कि कोई देखो मूवीज में अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी क्षेत्रों में अच्छा करेगा। इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी होनी चाहिए, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये सब काम किए जा सकते हैं लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में, लेकिन कोई करेगा नहीं, क्योंकि देखो अभी जो चल रहा है ना उससे सबको फायदा मिलता है। पॉलिटिकल पार्टीज इमोशनली लोगों को मोबिलाइज करती हैं और स्क्रूटिनी होती नहीं है किसी की, डायनेस्टी पॉलिटिक्स चलती रहती है, पर्सनैलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, पॉलिसी पे नहीं। तो जब इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा, जुडिशियल एक्शन होगा, सिटीजन्स का प्रेशर आएगा, तभी ये सब चीज़ें चेंज होंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो डुगोंग के कंजर्वेशन के बारे में है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये तस्वीर आप देखिए डुगोंग की, इनको सी काओ भी कहा जाता है। पहले इन्हीं के बारे में, डुगोंग के बारे में मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सी काओ देखो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शाकाहारी यानी वेजिटेरियन समुद्री जीव हैं।
मैमल है, यानी बच्चों को जन्म देता है और दूध पिलाता है। और जो इसका निकनेम है डुगोंग का, सी काऊ, इसलिए है क्योंकि देखो समुद्र के अंदर जो ये सी ग्रास होती है ना, तो जैसे गायें जो हैं वो मैदानों में घास खाती है, घास फूस खाती है, पेड़ पौधे खाती है, उसी प्रकार से डुगोंग जो है वो समुद्र के नीचे समुद्री घास के मैदानों पे चरती है, बिल्कुल गाय की तरह। और ये देखो डुगोंग जो है हमारे कोस्टल इकोसिस्टम का ना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये इंडिकेटर स्पीसीज है, मतलब डुगोंग जो है सी ग्रास मिडोज की सेहत का ना एक जिंदा इंडिकेटर है। मिडोज मतलब मैदान, सी ग्रास मिडोज मतलब सी ग्रास के मैदान, सीधा सीधा कोरिलेशन है। अगर देखो मान लीजिए डुगोंग खुशहाल है तो मतलब वहां पे जो सी ग्रास का इकोसिस्टम है वो भी अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डुगोंग की संख्या कम हो गई मान लीजिए, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है सी ग्रास इकोसिस्टम अच्छा नहीं है, बर्बाद हो गया। और इवन देखो डुगोंग को ना इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहा जाता है, क्योंकि जब डुगोंग ये सी ग्रास चरती है ना तो वो एक्चुअली ना सी ग्रास की क्वालिटी को इंप्रूव कर रही होती है। इससे दूसरे जीवों को भी फायदा होता है। तो एक प्रकार से जो डुगोंग है वो देखो समुद्र के माली के रूप में भी काम करती है। और जब सी ग्रास का इकोसिस्टम स्वस्थ रहता है तो बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां सब यहां पे आती हैं सी ग्रास के आसपास, तो फिर मछुआरों को भी फायदा होता है, वो मछलियां पकड़ लेते हैं। तो हर प्रकार से देखो डुगोंग के ना फायदे ही फायदे हैं। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है डुगोंग, और वल्नरेबल कैटेगरी में है। वल्नरेबल, वैसे संख्या इनकी बहुत कम हो गई है, लेकिन ये मैं सोच रहा था कि फैक्ट सही है गलत है। आमतौर पे जैसे संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। खैर मुझे इस पॉइंट पे थोड़ा सोचना था, देखना था। वीडियो स्टॉप करके अभी मैंने देखा तो भी मुझे कुछ खास मिला नहीं। संख्या इनकी कम है लेकिन फिर भी वल्नरेबल कैटेगरी में है। चलो एक और चीज़, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आती है, मतलब आप एक शेर को मारोगे उतनी सजा मिलेगी जितनी आप डुगोंग को मारोगे, तो शेर के समान प्रोटेक्शन है डुगोंग को। अब आते हैं एक अच्छी न्यूज़ पर। अच्छी न्यूज़ क्या है? देखो 2000 के आसपास ना, सन 2000 के आसपास इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, तो सरकार सख्ते में आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे डुगोंग जो है बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन उस समय ना तमिलनाडु सरकार ने ना पाल्क बे में, तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंका के साथ में जो ये पाल्क बे है ना, यहां पर एक पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इस्टेब्लिश किया था, और ये गेम चेंजिंग साबित हुआ। अब सबसे बड़ी खबर आई है कि इनकी संख्या 200 के आसपास हो गई है, और IUCN ने बोला है कि जो प्रयास किए गए डुगोंग को बचाने के लिए उनमें थोड़ी सफलता मिली है। आप बोलोगे सर 200 तो संख्या है, क्या ही सफलता मिली है? देखो बेशक संख्या अभी भी काफ़ी कम है, लेकिन उस समय तो लग रहा था ना कि ये विलुप्त हो जाएंगे। तो IUCN ने तारीफ की है कि ये जो रिजर्व इस्टेब्लिश किया था ना, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पाल्क बे के पास में, ये रिजर्व जो है एग्जाम्पलर है। एग्जाम्पलर का मतलब होता है एक मिसाल है, रोल मॉडल जैसा है। पूरी दुनिया इस डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व से सीख सकती है। तो अच्छी चीज ये है, IUCN ने एग्जाम्पलर बोला है, तो मतलब कंजर्वेशन की दुनिया में एक प्रकार से ना ऑस्कर जीतने के समान है। अब इससे इस रिजर्व को इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलती है, फंड्स मिलेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने का मौका मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सर्वे बताता है कि यहां पे अब डुगोंग की संख्या 200 से ज्यादा है। नंबर फ्रेजाइल है, नाजुक है, बट पहले से बेहतर है। और हमने देखो डुगोंग को बचाने का प्रयास किया ना, काफी टेक्नोलॉजी का भी हमने यूज किया। टेक्नोलॉजी जैसे देखो ड्रोन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन प्लेटफॉर्म मतलब ऊपर से निगरानी रखने के लिए, ताकि डुगोंग को डिस्टर्ब किए बिना उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। फिर हमने अकाउस्टिक मैपिंग का इस्तेमाल किया, मतलब साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके समुद्र के नीचे सी ग्रास का जो बेड है ना, उसे हमने मैप करने की कोशिश की, क्योंकि जहां पे सी ग्रास होगी वहीं पे तो ये डुगोंग आएंगे। फिर हमने सैटेलाइट मैपिंग की भी सहायता ली। सैटेलाइट इमेजरी से भी बड़े पैमाने पर सी ग्रास के मैदानों की सेहत को हमने मॉनिटर किया,
तो कहने का मतलब क्या हुआ, 3 एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ड्रोन प्लेटफॉर्म और एकाउस्टिक मैपिंग मतलब साउंड वेव्स की सहायता से मैपिंग, और तीसरा सैटेलाइट इमेजेस की सहायता से सी ग्रास की सेहत को मॉनिटर करना। ये 3 चीजें, ये देखो यहाँ पे नीचे 3 चीजें, मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूं। यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड यूज होते हैं, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया फर्क इतना है। तो राइटर बोलते हैं देखो संख्या इंप्रूव हुई है लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। पहले आप ये देख लो हमारे देश में जो ये डुगोंग है मिलता कहाँ कहाँ पे है, पूरे वर्ल्ड में तो ये नीला नीला लाइन है ना, वहां पे मिलता है। इंडिया में देखो ये वेस्ट कोस्ट में मिलता है, गुजरात से लेके तमिलनाडु तक ये पूरा घूमता घूमता है। ईस्टर्न कोस्ट में नहीं मिलता, मतलब वेस्ट बंगाल साइड उड़ीसा साइड नहीं मिलता। तो खतरा क्या है अभी, सबसे पहले देखो बाय कैच का खतरा सबसे ज्यादा है। आप बोलोगे सर ये बाय कैच क्या है? बाय कैच का मतलब होता है जब मछुआरे कोई और मछली पकड़ना चाहते हैं लेकिन उनके जाल में गलती से दूसरे जीव जैसे डुगोंग या फिर कछुए वो फंस जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं बाय कैच। मतलब मछली पकड़नी थी कोई और ये गलती से आ गए डुगोंग कछुए, तो ये बाय कैच का खतरा सबसे ज्यादा मौत का कारण बनता है डुगोंग का। इसके अलावा कुछ इंसानी गतिविधियां भी ऐसी हैं जिसकी वजह से डुगोंग की संख्या कम हो जाती है, जैसे मैकेनाइज्ड फिशिंग है, बड़े बड़े ट्रॉलर्स का इस्तेमाल किया जाता है मछलियां पकड़ने के लिए। जब हम श्रीलंका के साथ रिलेशंस डिस्कस करते हैं तो श्रीलंका वाले भी बोलते हैं कि यार बड़े बड़े मछुआरे ट्रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं, पूरा नीचे जमीन, समुद्र के नीचे जमीन को खुरोच देते हैं, सी ग्रास के जो मैदान हैं उन्हें उजाड़ देते हैं। तो देखो सी ग्रास के मैदान उजड़ गए तो डुगोंग का घर खाना सब बर्बाद हो गया, तो डुगोंग फिर मर जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पोर्ट कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, ड्रेजिंग होती है, मतलब समुद्र में जो मिट्टी जमा है वो निकाली जाती है। तो इसकी वजह से जो परमानेंट हैबिटेट है ना डुगोंग का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आजकल तो पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मतलब खेती से आने वाले पेस्टिसाइड्स हैं या फिर इंडस्ट्री से आने वाला केमिकल पोल्यूशन ये समुद्री घास को ना मार देता है। फिर क्लाइमेट चेंज की दिक्कत है, क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है समुद्र की, और इसकी वजह से सी ग्रास की ना ब्लीचिंग हो जाती है, जैसे कोरल की ब्लीचिंग हो जाती है ना, कोरल रंग छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से इनका भी सी ग्रास का भी रंग सफेद पड़ जाता है और वो मर जाते हैं। आजकल तो आपको पता है वेदर इवेंट्स भी काफी ज्यादा एक्सट्रीम आने लगे हैं, कभी भयंकर तूफान आ गया, कभी बहुत ज्यादा बारिश आ गई। अब बारिश का तो क्या ही असर होगा, है ना, मतलब बहुत ज्यादा तूफान आ गए, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, उसका असर होता है सी ग्रास पर। इसके बाद राइटर बोलते हैं चलो देखो तमिलनाडु के आसपास तो अच्छा काम हुआ है इनको बचाने में, डुगोंग को बचाने में, लेकिन देखो गुजरात है, अब गुजरात में तो डुगोंग जो है ना एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, इनके जो हैबिटेट है गुजरात रीजन में वो फ्रेगमेंटेड है। जैसे कोस्ट है ना, यहाँ पे थोड़ी डुगोंग मिल गई, थोड़ा थोड़ा और आगे जाके, तो इस वजह से ना वहां पे एक कोई कम्युनिटी रिजर्व भी नहीं स्टैब्लिश किया जा सकता, क्योंकि पॉपुलेशन एक जगह नहीं है, बिखरी हुई है। और श्रीलंका की बात करें हम, अब पाल्क बे रीजन में डुगोंग को बचाने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व स्टैब्लिश किया गया था। अब ये डुगोंग जो है पासपोर्ट लेके तो चलते नहीं है, कब श्रीलंका के पानी में घुस गए बता नहीं सकते, तो श्रीलंका के साथ मिल के तमिलनाडु को काम करना होगा, क्योंकि ये पानी क्रॉस करके श्रीलंका के पानी में भी चले जाते हैं, तो क्रॉस बॉर्डर कंजर्वेशन हमें चाहिए। फिर एक फंडिंग का पॉइंट भी देते हैं राइटर, ये देखो श्रीलंका के साथ कोलैबोरेशन, और फिर बात आती है फंडिंग की। देखो कंजर्वेशन ना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, मतलब कंजर्वेशन अगर आपको किसी जीव की करनी है तो लगातार करनी पड़ेगी, सालों लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं, लेकिन लगातार पैसा मिलना चाहिए। सरकार क्या है एक लेवल के बाद फिर फंडिंग रोक देती है, फंडिंग इनकंसिस्टेंट हो जाती है, तो फिर वो कंजर्वेशन का काम भी रुक जाता है। तो देखो ये पूरा जो हमने केस स्टडी डिस्कस की डुगोंग के कंजर्वेशन की, इसमें हमें 2-3 चीजें पता लगती हैं। सबसे बड़ा लेसन, मछुआरे जो कल तक देखो अनजाने में खतरा थे, बाय कैच में डुगोंग को पकड़ लेते थे, आज देखो वो उसी डुगोंग को बचाने में ना सबसे बड़े साथी हैं। सरकार ने उन्हें पार्टनर बनाया, उन्हें बाय कैच कम करने की ट्रेनिंग दी, तो उन्हें भी लगा कि यार इनसे हमें फायदा होता है, तो मछुआरे जो हैं गार्डियंस ऑफ सी की भूमिका निभा रहे हैं। यह है कम्युनिटी एंगेजमेंट का एग्जाम्पल। फिर
IUCN की रिकॉग्निशन मिली। तो मतलब इससे पता लगता है कि हम जमीन पर जब अच्छा काम करते हैं ना, दुनिया उसे सलाम करती है। इंटरनेशनल इंडोर्समेंट से हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। फिर टेक्नोलॉजी की हमने बात की, मतलब यहां पे पॉइंट है परंपरा प्लस में टेक्नोलॉजी। एक तरफ जो मछुआरे हैं उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल इकोलॉजी के नॉलेज उनकी, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, जब दोनों मिलती है ना तो बहुत बढ़िया इंपैक्ट आता है। डुगोंग के बारे में 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब हम चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो देखो ट्रंप के पीस प्लान के बारे में है। मैं आर्टिकल निकाल लेता हूं, एक सेकंड रुकिए। ये रहा, सी राजा मोहन का आर्टिकल है, ट्रंप के गजा पीस प्लान के बारे में है। शुरुआत में देखो, शुरुआत में आपको बताऊं उससे पहले ये देख लीजिए, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अब देखो इस आर्टिकल के शुरुआत में ना राइटर एक बात बोलते हैं। राइटर कहते हैं जब देखो एक सुपर पावर की ताकत और उसके लीडर की ईगो दोनों आपस में मिल जाती है ना, तो फिर बड़े बड़े वेंचर, बड़े बड़े एडवेंचर होते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलता। अभी यूएसए एक बहुत बड़ी पावर है और यूएसए के जो लीडर हैं ट्रंप, उनकी ईगो भी बहुत बड़ी है। दोनों मिल गए तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जैसे ट्रंप ने कहा था मैं यूक्रेन वार को 24 घंटे के अंदर सुलझा दूंगा। अब वो पैलेस्टीन के, इजराइल और पैलेस्टीन के इशू को भी सुलझाने के लिए एक प्लान लेके आए हैं। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो असल में सच्चाई ये है, ट्रंप खुद को ना एक पीस प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाए ऐसा चाहते हैं। इसके लिए ना वो अपनी पॉलिटिकल कैपिटल भी खर्च करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो दुनिया के ना 7 युद्ध खत्म करना चाहते हैं, जिसमें इवन इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है। और इवन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सब ट्रंप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले। 2008-9 की बात है, बराक ओबामा जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तब भी काफी विवाद उठा था कि ओबामा ने कुछ खास काम किया नहीं है जिसके लिए उन्हें पीस प्राइज दिया जाए। लेकिन अभी ट्रंप चाहते हैं कि मुझे भी वो पीस प्राइज मिले। अभी तक देखो 3-4 यूएस के प्रेसिडेंट्स को पीस प्राइज मिला है। एक जिमी कार्टर को मिला है, एक बराक ओबामा को मिला है, और 2 मुझे याद नहीं है, सही बताऊं तो किसको मिला है। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पे है? आर्टिकल ये कहता है कि देखो असली प्रॉब्लम जो है ना ट्रंप के अप्रोच में है। ट्रंप वार खत्म करवाना चाहते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छी बात है वो वार खत्म करवाना चाहते हैं, उनकी इंटेंट अच्छी है। लेकिन देखो उनके अंदर ना पेशेंस नहीं है, उनके अंदर डिप्लोमेसी का हार्डवर्क नहीं है, और ना वो कन्फ्लिक्ट की गहराई को नहीं समझते हैं। अब जैसे मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट का इलाका ना सही बताऊं तो फेल्ड पीस प्लान्स का कब्रिस्तान है। इतने पीस प्लान आए हैं मिडिल ईस्ट में पीस लाने के लिए, सब दफन हो गए वहीं पर। बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हार मान गए। बट ट्रंप जो हैं वो इन सब चीजों से बेपरवाह हैं। वो कहते हैं मैं शांति लेके आऊंगा, मैं एक दिन में वार सुलझा दूंगा। ऐसा नहीं होता है। पीस लाने में ना कई बार 10 को लग जाते हैं। हार्ड नेगोशिएशंस चाहिए होती हैं, गिव एंड टेक होता है, वहां के कल्चर की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखा जाता है। तो इन सब चीजों को देख के पीस आती है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे के अंदर पीस आ गई, कहीं पे वार खत्म हो गया। अब उन्होंने गजा के लिए जो प्लान दिया ना वो देखिए, उन्होंने 21 पॉइंट का पीस प्लान दिया है मिडिल ईस्ट के लिए। तो कुछ जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है 2023 के बाद से ही। तो ट्रंप ने बोला है सबसे पहले इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। इमीडिएट सीज फायर मतलब इजराइल वहां पे ऑपरेशन वगैरह चला रहा है, वो बंद हो, तुरंत के तुरंत गोलियां चलनी बंद होनी चाहिए। दूसरा, 3 दिनों के अंदर अंदर प्रिजनर्स का एक्सचेंज हो। मतलब हमास के पास में जो होस्टेजेस हैं इजराइल के, वो हमास इजराइल को दे दे और बदले में इजराइल पैलेस्टीन के सारे प्रिजनर्स को रिहा कर दे, और ये 3 दिनों के अंदर अंदर होना चाहिए। फिर है इजराइल की सेना की वापसी। अभी जो इजराइल की सेना कहां पे है, गजा में है ना, वो वापसी करे, इजराइल में वापस आए गजा से।
फिर चौथे नंबर पे है ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, मतलब कि इतनी ज़्यादा जो तबाही है वो हुई है गजा में, वेस्ट बैंक में, अब उसको फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा। चलो ये अलग पॉइंट भी है वैसे। ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मतलब अभी के लिए तुरंत ही तुरंत मदद देना, फूड एड प्रोवाइड करना गजा के लोगों को। और पांचवा पॉइंट आप बोल सकते हो रीबिल्ड वाला, कि इतना उनका पूरा तबाह हो गया, 90% जीडीपी जो है गजा की तबाह हो गई है, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब तबाह हैं, तो सबको फिर से रीबिल्ड करना, ये पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट, गजा को गवर्न करने के लिए ना एक टेक्नोक्रेट्स की कमेटी होगी। टेक्नोक्रेट्स जिसमें देखो प्रोफेशनल्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, पॉलिटिशियंस नहीं होंगे, हमास नहीं होगा गजा की गवर्नेंस में। टेक्नोक्रेट्स की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें प्रोफेशनल्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, वो गजा को गवर्न करेंगे। और बदले में देखो एक ना इंटरनेशनल लेवल पे बोर्ड बनेगा पीस को सुपरवाइज करने के लिए, और उस बोर्ड के चेयरमैन ट्रंप खुद होंगे, उसके बोर्ड के चेयरमैन होंगे ट्रंप खुद। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, सातवां पॉइंट, हमास का डिसआर्मामेंट होगा पूरी तरह से। हमास के लोग जो हैं वो अपने जो हथियार हैं वो छोड़ देंगे सारे के सारे, और उनको एमनेस्टी मिल जाएगी जो सरेंडर करते हैं। और सब कुछ ठीक रहा तो इवन पैलेस्टीन के स्टेटहुड की बात भी की गई है कि पैलेस्टीन को हम स्टेटहुड दे देंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। मेन पॉइंट्स तो देखो ये हैं, इमीडिएट सीज फायर, प्रिजनर एक्सचेंज 3 दिनों के अंदर, इजराइल गजा को छोड़ के वापस आएगा, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ दी जाएगी, गजा को रीबिल्ड किया जाएगा, गजा को गवर्न किया जाएगा टेक्नोक्रेट्स के द्वारा, हमास का नो रोल, और बोर्ड सुपरवाइज करेगा पीस यहां पर जिसके चेयरमैन ट्रंप होंगे। इवन इंटरनेशनल फोर्स भी भेजी जाएगी स्टेबिलिटी के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए, और पैलेस्टीन को स्टेटहुड दिया जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो देखो जब से ट्रंप का ये पीस प्लान आया है ना, जो अरब कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इन्होंने क्या किया, क्या इन्होंने इस प्लान का समर्थन किया है? देखो अरब कंट्रीज ने, मुस्लिम स्टेट्स ने जैसे इजिप्ट, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, कतर, इन्होंने ना ट्रंप के एफर्ट्स की तो तारीफ की है कि हाँ भाई ट्रंप एफर्ट्स लगा रहे हैं, अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप इन देशों के स्टेटमेंट्स में जाओगे ना, इन्होंने ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन नहीं किया है, पीस प्लान के जो प्रोविजंस है ना उनका समर्थन नहीं किया है, समझे? अब देखो आपको पीस प्लान पसंद नहीं आया, आप ये बोल के यूएस को तो नाराज नहीं करोगे, बहुत घटिया पीस प्लान है, आप ना डिप्लोमेटिक खेलोगे, आप बोलोगे वाह वाह ट्रंप ने कोशिश की है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, ट्रंप को तो चाहिए ही तारीफ, मतलब समझ गए ना? वैसे अरब कंट्रीज क्या चाहते हैं? अरब कंट्रीज चाहते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन, यानी कि देखो गजा, वेस्ट बैंक प्लस में जेरूसलम, तीनों को मिला के ना एक अलग से देश का निर्माण किया जाए, पैलेस्टीन, ये चाहते हैं अरब कंट्रीज। लेकिन ट्रंप ने जो पीस प्लान दिया है ना उसमें पैलेस्टीन को कंडीशनल स्टेटहुड दिया गया है, अगर सब कुछ सही रहता है तो स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन अरब कंट्रीज चाहते हैं ये तो नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई कंडीशंस आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब इजराइल ने कैसे रिएक्ट किया ट्रंप के इस पीस प्लान के बाद में? इजराइल ने देखो प्लान को रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि ट्रंप लेके आए हैं, लेकिन देखो पीएम नेतान्याहू बार बार ना ये कह चुके हैं कि हम पैलेस्टीन के स्टेटहुड के अगेंस्ट हैं, हम पैलेस्टीन के स्टेटहुड के अगेंस्ट हैं। नेतान्याहू ने साफ कहा कि इस पीस प्लान को हमास नहीं मानेगा, हमास नहीं मानेगा तो हम हमास को खत्म कर देंगे, बचा कुचा काम जो है हम ऑपरेशन चला के हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो मतलब एक प्रकार से इजराइल को सिर्फ मौका चाहिए कि कब हमास ने गलती की और इजराइल ये बोले कि देखो पीस प्लान को हमास ने नहीं माना है तो अब हम ऑपरेशन करेंगे इनके अगेंस्ट। अब बात करते हैं हमास की, क्या उन्होंने इस पीस प्लान को माना? नहीं। पीस प्लान में एक प्रोविजन है कि हमास वाले अपना हथियार छोड़ देंगे, क्या वो कभी हथियार छोड़ने के लिए रेडी होंगे? नहीं। हमास के लोग अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करेंगे, मतलब वो अपनी पावर को क्यों छोड़ना चाहेंगे? तो ये उनके लिए तो वन साइडेड डील है कि हथियार छोड़ के चले जाओ, उनके लिए कुछ नहीं है इस डील में। अब राइटर बोलते हैं देखो इजराइल के अंदर की जो पॉलिटिक्स है ना वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, वहां पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, वो कहती हैं कि
यहाँ से पैलेस्टीन के लोगों को निकाल दो पूरी तरह से, गजा को पूरा बर्बाद कर दो, वो कभी भी कंडीशनल जो स्टेटहुड है उसकी बात पे नहीं मानेंगे। अब राइटर बोलते हैं प्लान की सच्चाई देखो। चलो अलग अलग देशों का क्या स्टैंड है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आप प्लान की सच्चाई देखो कि प्लान जो है वो कितना प्रैक्टिकल है। राइटर तो बोलते हैं कि बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है। कैसे प्रैक्टिकल नहीं है? सबसे पहले डिसआर्मामेंट की बात देख लीजिए। हमास के लोगों के लिए डिसआर्मामेंट की बात की गई है। हमास से देखो हथियार लेना आसान नहीं है। किसी भी पीस प्रोसेस का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है डिसआर्मामेंट। तो उनकी पूरी जो पहचान है वो हथियारों के संघर्ष के बेस पे ही है, वो कभी अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। फिर है डीमिलिटराइजेशन होगा और पीस को ऑब्जर्व किया जाएगा वहां पे इंटरनेशनल फोर्स के द्वारा। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरनेशनल फोर्स वहां पे आएगी, कौन देश भेजेगा इंटरनेशनल फोर्स? पॉलिटिकल एफिलिएशन पे भी सवाल उठेंगे क्योंकि हर चीज पॉलिटिक्स से जुड़ी है। ट्रंप कहते हैं पीस को सुपरवाइज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक बोर्ड बनेगा और जिसके चेयरमैन ट्रंप खुद होंगे। ट्रंप खुद ही न्यूट्रल नहीं है, वो इजराइल के साथ देते हैं, तो पैलेस्टीन के लोग ट्रंप के नाम पे कभी भी राजी नहीं होंगे। ट्रंप न्यूट्रल नहीं है, इजराइल की साइड है। और पैलेस्टीन में पीस लाने में ट्रंप का क्या लेना देना? तो वो लोग बोलेंगे पैलेस्टीन वाले हमारी सोवरेनिटी का वायलेशन है। समझ गए? फिर रिकंस्ट्रक्शन का पहाड़, मतलब गजा में इतनी बर्बादी हो चुकी है, उनका सब कुछ खराब हो गया है, मतलब जीडीपी जुडीपी सब जितना भी है सब कुछ खराब है। स्कूल टूट फूट गए हैं, लोग होमलेस हैं। तो गजा को रीबिल्ड करना है तो 18-20 बिलियन डॉलर्स चाहिए। अब कोई देने को तैयार है नहीं इतना पैसा, 18-20 बिलियन डॉलर्स। इंटरनेशनल डोनर्स कहते हैं हमने बहुत पैसा दे दिया भैया, अब नहीं है, हम थक चुके हैं। फिर राइटर बोलते हैं यूक्रेन से सबक लेना चाहिए ट्रंप को। बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बोली थी कि 24 घंटे के अंदर पीस ले आऊंगा, लेकिन मीटिंग हुई ट्रंप के साथ, जिलेंस्की के साथ में, दोनों ने ट्रंप के प्लान को रिजेक्ट कर दिया। और अब ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी उससे पता लगता है कि ट्रंप अपने हाथ जो है वो यूक्रेन वार से पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो गजा के साथ भी ऐसा ही होगा। बड़ी बड़ी बातें तो ट्रंप ने बोली है, बोला कि सिविलाइजेशन में ग्रेटेस्ट डेज में से एक है, मतलब वर्ल्ड के इतिहास में ग्रेटेस्ट डेज में से एक है जब उन्होंने गजा पीस प्लान को रिलीज किया। लेकिन देखो ये बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट ही साबित होगी क्योंकि ग्राउंड लेवल पे चीजों को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका जो प्लान है वो प्रैक्टिकल नहीं है। समझ गए? तो फिर से राइटर बोलते हैं देखो पीस मेकिंग में ना परसिस्टेंस चाहिए। शांति लाने के लिए लगातार आपको लगे रहना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, गिव एंड टेक करना पड़ता है, कन्फ्लिक्ट की बहुत गहराई से अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन ट्रंप के पास में इतना पेशेंस नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, वो कन्फ्लिक्ट की गहराई को समझे। जैसे वो इंडिया पाकिस्तान में शांति लाना चाहते हैं। भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में शांति ऐसे नहीं आती है कि हाँ मैंने युद्ध सुलझा लिया। कितने सालों की लड़ाई है और ये लड़ाई इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है। इतना जल्दी नहीं सहमति नहीं बना सकते आप। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। हीरो वर्शिप से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।